ये घटना ऐसी है जिसके भीतर एक रहस्य छिपा है। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इसे सुनकर आप निराश नहीं होंगे। मेरा नाम रीता है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। ससुराल आने के पहले दिन से ही मेरी सास का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। ससुर का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ससुर जी स्वभाव से बहुत सख्त थे। जैसे ही वे घर में आते, घर के सभी लोग एकदम चुप हो जाते। मेरी सास तो उनसे बेहद डरती थीं। उनके सामने कोई भी ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं करता था। मेरे पति अपने पिता के साथ ही कारोबार संभालते हैं। मेरे पति उनके इकलौते बेटे हैं, इसलिए घर में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। मेरी सास आम तौर पर बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी कुछ आदतें मुझे हमेशा अजीब लगती थीं। उनके पास एक बहुत पुराना सा संदूक था, जिसकी चाबी वे हमेशा अपने गले में ही पहना कर रखती थीं। शादी के दूसरे दिन से ही मैं ये सब देख रही थी। मेरी सास मुझसे रोज कपड़े धुलवाती थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती जब वे अपने गीले कपड़े सुखाने के बजाय सीधे अलमारी में रख देती थीं। ये देखकर मैं अक्सर सोचती, आखिर वे ऐसा क्यों करती हैं। उनके इस व्यवहार से मुझे हल्का सा डर भी लगता था। एक दिन मैं बहुत परेशान होकर अपने पति राहुल को अपनी सास के अजीब व्यवहार के बारे में बताई। राहुल मेरी बात सुनते ही मेरे ऊपर चिल्ला उठा और बोला, बदमाश लड़की, माँ के बारे में ऐसी फालतू फालतू उल्टी सीधी बातें बोलती हो। एक बुजुर्ग औरत के नाम पर तुम्हें शर्म नहीं आती बदनामी करते हुए। राहुल की ये बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गई। मेरी बात पर भरोसा करने के बजाय उसने उल्टा मुझे ही खरी खोटी सुना दी। सासू माँ के कपड़े रोज रोज धोते धोते मैं बहुत थक जाती। एक दिन मैं हिम्मत करे सासू माँ को ही बोल उठी, माँ, मैं कपड़े धोते धोते थक जाती हूँ। मैं खाना रसोई भी करती हूँ। आप कपड़े धोने के लिए कोई कामवाली रख लीजिए। लेकिन मेरी बात सुनकर वे गुस्सा हो गईं और साफ मना कर दिया। एक दिन मैं सासू माँ के कमरे में उन्हें खाना देने जा रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, तभी मुझे कुछ घसीटने जैसी आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की से झांककर देखने की कोशिश कर लमा और देखा कि सासू माँ जल्दी जल्दी संदूक बंद कर रही हैं। मैं सोच में पड़ गई, आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जिसे सासू माँ हमेशा छुपा कर रखती हैं। 3 दिन पहले की ही बात है, जब प्यास से मेरी नींद खुली और मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई। वहां जाकर देखा कि सासू माँ पहले से ही रसोई में मौजूद थीं। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, सासू माँ इतनी रात को रसोई में क्या कर रही हैं। मैंने छुपकर देखा कि सासू माँ के यहाँ प्याज की मात्रा था, एक खाने की प्लेट है। मैं हैरान हो गई, इतनी रात को वे किसके लिए खाना ले जा रही हैं। मैं रसोई में जाकर उनसे पूछ बैठी, माँ, आप किसके लिए खाना ले जा रही हैं। मुझे देखकर वे घबरा गईं और तुरंत बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने छुपकर देखा कि सासू माँ के हाथ में खाना था। मैं हैरान हो गई, इतनी रात को वे किसके लिए खाना ले जा रही हैं। मैं रसोई में जाकर उनसे पूछ बैठी, माँ, आप किसके लिए खाना ले जा रही हैं। मुझे देखकर वे घबरा गईं और बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी, और सीधे अपने कमरे में चली गईं। लेकिन मुझे उन पर शक हो रहा था, क्योंकि माँ तो हमारे सभी के साथ रात का खाना खा चुकी थीं। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सुबह सभी काम निपटाकर मैंने माँ के कपड़े संभाले और हिम्मत करके सासू माँ से पूछ बैठी। मैंने सासू माँ से पूछा, माँ, आप अपने गीले कपड़े अलमारी में क्यों रखते हैं, कपड़ों से दुर्गंध नहीं आती। उनकी बात सुनकर वे हंस दी और बोली, मुझे खुजली की समस्या है। जब मैं सूखे कपड़े पहनती हूँ तो बहुत खुजली होती है, इसलिए मैं गीले कपड़े पहनकर सोती हूँ। शादी से पहले से ही मुझे ये समस्या है। मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाई, फिर भी सिर हिलाकर सहमति दे दी। जैसा रोज होता था, माँ अपने गीले कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गईं। मैं उनका कुछ लेने ही वाली थी कि तभी पीछे से मेरे पति ने आवाज दी, मैं एक फाइल गलती से कमरे में छोड़ आया हूँ, जल्दी से ले आओ। मेरा पति राहुल उनके पिता की तरह ही थोड़े कठोर स्वभाव के हैं। इस घर में मुझे प्यार, संपत्ति और सम्मान सब कुछ मिला, लेकिन आज तक बच्चे की खुशी नहीं मिली। मैंने माँ के पीछे से कुछ योजना बनाई थी, लेकिन वह योजना सब बेकार हो गई। राहुल की फाइल लेने के लिए मैं कमरे में गई और उसे ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। कुछ ही देर बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली तो माँ बाहर आंगन में बैठी थी और एक पड़ोसी महिला से बात कर रही थी। वो महिला गर्भवती थी।
माँ ने मुझे देखकर पास बुलाया। मैं उनके पास गई, सलाम किया और चाय बनाने का बहाना बनाकर वहां से हट गई। मैं रसोई में खड़ी होकर दोनों की बात सुनने की कोशिश करने लगी। महिला ने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और वहां वह काम करवाना चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरा मन भारी हो गया। रात को सभी अपने अपने कमरे में सो गए। अचानक बिजली चमकने की आवाज आई और मेरी नींद टूट गई। मुझे याद आया कि छत पर सुखा रहे कपड़े बारिश में भीग जाएंगे, इसलिए मैं तुरंत छत की तरफ दौड़ी। छत पर पहुंचते ही मैं हैरान रह गई, सासू माँ वहीं खड़ी थीं। मैंने सोचा कि शायद वे भी कपड़े लेने आई होंगी, लेकिन आश्चर्य की बात ये देखी कि जिस कपड़े को मैंने सुखाने के लिए रखा था, वही कपड़ा वे पहन रही थीं। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर माँ तुरंत मेरी ओर मुड़ी। मुझे देखकर वे चौंक गईं और बोली कि वे कपड़े लेने आई थीं। मुझे लगा कि बात करते समय वे तोतली सी बोल रही थीं और जो झूठ वे कह रही थीं, वह साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने कुछ कहे बिना ही कपड़े उठाए और नीचे जाने लगी। उस समय वे भी मेरे साथ नीचे आईं। दिन ब दिन माँ के इस तरह के अजीब व्यवहार को देखकर मेरा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इन अजीबोगरीब कामों के पीछे का कारण जानने की सोच में मैं इस कदर डूब गई कि कब सो गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मैं माँ के कपड़े धो रही थी, तो मुझे उनके कपड़ों के बीच वह चाबी मिल गई जो वे हमेशा अपने गले में पहनती थीं। मन ही मन मैं खुश हुई, आज मुझे माँ का रहस्य पता चल जाएगा। इसलिए मैं जल्दी से हाथ धोकर माँ के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन कमरे में जाकर देखा कि माँ अलमारी की ओर मुंह करके खड़ी कुछ कर रही थीं। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर माँ चौंकी और जल्दी से अलमारी बंद कर दी। उनका चेहरा बिल्कुल फिका पड़ गया, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हूँ। माँ ने मुझसे पूछा, क्या बात है, कोई काम है क्या? मैं भी घबरा गई और सीधे कह ही बैठी, माँ, कपड़े उठाते समय मुझे ये चाबी मिल गई। चाबी देखकर माँ की आंखों में चमक आ गई। तुरंत ही माँ ने मेरे हाथ से चाबी ले ली और कहा, थैंक गॉड। सुबह से मैं इस चाबी को ढूंढ रही थी, लेकिन सोच ही नहीं सकती थी कि इसे कहाँ रखा है। मैंने माँ की बातों पर हंसी का दिखावा किया और वहीं से चली आई। लेकिन माँ पर मेरा शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रही थी, एक साधारण चांद के लिए माँ इतनी बेचैन क्यों हो जाएंगी? इस रहस्य को कैसे जानूं, ये सोचकर मैं चिंतित हो गई। सासू माँ तो कभी देर तक घर से बाहर नहीं जाती, ये सोचकर मैंने मन ही मन योजना बनाई कि क्या करना चाहिए। रात को मैंने राहुल से कहा, राहुल, माँ बापू को कहीं घुमाने भेजा जा सकता है। वे कभी शहर के बाहर नहीं गए हैं, उन्हें भी तो बाहर घूमने का मन करता होगा। दोनों का मन थोड़ा हल्का करने के लिए हमने उन्हें घूमने जाने का प्लान बनाया। मेरी बात सुनकर राहुल ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम तो पिताजी को जानती हो, उन्हें कहीं घूमने जाना पसंद नहीं है। उन्हें बस अपने काम में ही व्यस्त रहना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करके देखूंगा। राहुल ने अपने पिता से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस बार भी मेरी कोशिश व्यर्थ चली गई। कुछ दिनों बाद घर के सभी लोग एक निकट संबंधी की शादी में जाने वाले थे। राहुल के पिता बहुत सुबह ही चले गए, बीमार होने का बहाना बनाकर। मैं शादी में नहीं गई। मेरी वजह से सासू माँ भी नहीं गईं। लेकिन आज वे अपनी दोस्त के पास घूमने गई हैं। अब घर में पूरी तरह अकेला होना, इससे बेहतर मौका मुझे और कोई नहीं मिलेगा। जल्दी से बाहर का गेट अंदर से बंद करके मैं माँ के कमरे में आ गई। घर के बाकी कमरों की तुलना में माँ का कमरा बड़ा था। मैं हर कोने को ध्यान से देखने लगी। शायद माँ ने चाबी कहीं रखी हबे। पूरा कमरा छान मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं माँ का गुप्त रहस्य जान सकूं। हताश होकर जब मैं बाहर निकलने लगी, तभी मेरी नज़र माँ की अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा, शायद इसे किसी चाकू या किसी और चीज़ से खोलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुरंत रसोई की तरफ भागी और वहां से एक चाकू लेकर अलमारी खोलने लगी, लेकिन 100 कोशिशों के बाद भी ताला नहीं खुला। अब मैं ये रहस्य कैसे जानूं? क्या करूं कि माँ की छिपी हुई बात मुझे पता चल सके? असल में मैं माँ के कमरे से वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। सोचते सोचते मेरा सिर फटने जैसा हो रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक योजना आई। रात में मैं माँ के कमरे में छुपकर देख सकती हूँ कि वे गीले कपड़े से क्या करती हैं। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक सासू माँ ने देखा और वो लड़की मेरे कमरे में घुसते ही बोली, मेरे कमरे में खोजबीन करने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? बदमाश लड़की, और किसकी अनुमति लेकर मेरे कमरे में आई? तुमने ये कैसे पता किया?
मैंने बताया कि मैं उनके कमरे में गई थी। तब उन्होंने वही चाकू निकालकर मेरे सामने रख दिया और कहा, आज ही मैं राहुल को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पत्नी ने उनके जीवन को कितना परेशान कर दिया है। क्योंकि अगर राहुल को पता चल जाता कि मैंने क्या शरारत की, तो कौन जाने वह क्या कर देता। इसलिए मैं माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। माँ गुस्से में मेरे कमरे से बाहर चली गईं। मैं रोते रोते भगवान के पास प्रार्थना करने लगी कि माँ राहुल को कुछ न बताएं। सचमुच भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ ने राहुल को कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद से माँ हमेशा मेरी हरकतों पर ध्यान रखने लगी। अब मैं सब कुछ छोड़कर उनकी देखभाल करने लगी। इसी बीच व्यवसाय के कारण पिताजी और राहुल को कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा। घर में अब सिर्फ मैं और माँ थी। सासू माँ मुझे पूरे दिन व्यस्त रखती थी, इसलिए मैं भूल ही गई थी कि मुझे कोई रहस्य जानना है। माँ मुझे किसी न किसी काम में व्यस्त रखती थी और मैं बहुत सोच में रहती थी। माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अब माँ और मैं एक ही कमरे में सोती हैं। अब तक माँ ने मेरे सामने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मुझमें उन पर शक पैदा हो। पिताजी और राहुल के जाने के 3 दिन बाद मैंने देखा कि माँ रसोई से खाना लेकर जा रही हैं। वह सारा खाना एक बैग में रख रही थी। मैं बहुत हैरान हुई, माँ इतने सारे खाने को कहाँ लेकर जा रही हैं और किसके लिए? मुझे अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माँ को वापस आते देखकर मैं जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई। माँ बैग को पलंग के नीचे रखकर बिस्तर पर लेट गईं। मैं सोचने लगी, पलंग के नीचे बैग रखने का क्या मतलब हो सकता है? अब मैं माँ के इन सभी कामों के लिए डरने लगी हूँ। वे जो कर रही हैं वह कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं सोकर इंतजार करने लगी कि माँ क्या करेगी, लेकिन माँ बिस्तर पर लेटकर सो गईं। मैं कोशिश करने के बावजूद पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन माँ की कुछ सहेलियां घर आईं। माँ ने मुझे पहले ही कह दिया था कि उनके लिए खाना बना दूं। खाना बनते बनते उनकी सहेलियां आ गईं। उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया कि वे सभी किसी परिवार की तरह हैं। माँ ने मुझे उनकी सहेलियों से परिचय कराया। सभी बहुत अच्छे थे, सिवाय एक के जो बार बार मेरी ओर नजर डाल रही थी। वो महिला बहुत चालाक लग रही थी। शायद वही माँ की सबसे करीबी सहेली थी। फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद माँ ने मुझे अपने कमरे से पान की थाली लाने को कहा। मैं जब माँ के कमरे में जाकर पान की थाली निकाल रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और पान की थाली हाथ से गिरकर जमीन पर बिखर गई। दर्द के बीच मेरी नज़र सामने पड़ी एक चीज पर अटक गई। वही चाबी जिससे मैं माँ का छुपा हुआ रहस्य जान सकती थी। मैंने तुरंत वह चाबी उठाई और अपनी साड़ी के आंचल में बांध ली। सब समेटकर मैं पान की थाली लेकर बाहर आई और माँ के हाथ में पकड़ा दी। फिर सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज रात माँ के सो जाने के बाद मैं उस रहस्य तक पहुँचने वाली थी जिसे माँ इतने सालों से हम सब से छुपा कर रखी थी। यही सोचते सोचते मैं खो गई थी। तभी अचानक माँ की आवाज़ कान में पड़ी, अरे चाय बना दे जरा। मैं एक लंबी सांस लेकर रसोई में गई। जैसे ही चूल्हे पर चाय चढ़ाने लगी, अचानक मेरा सिर घूमने लगा। माँ रसोई में कुछ लेने आई थीं। मुझे देखकर वे तुरंत मेरी तरफ बढ़ीं और मुझे गिरने से बचा लिया। माँ ने जल्दी से मुझे बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और जो खबर उन्होंने सुनाई, उसे सुनकर मैं जैसे बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे मन में सुख की एक नई लहर दौड़ गई हो। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख खुशी में बदल दिया। माँ भी मेरी बहुत देखभाल करने लगी। जितना भी हो, आखिर वो दादी बनने वाली थी और मैं माँ बनने वाली थी। अगले दिन माँ एक भीगा हुआ कपड़ा लेकर मेरे पास आई, जिसमें से अब भी पानी टपक रहा था। उन्होंने मुझे वह कपड़ा पहनने को कहा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और पूछा, आप मुझे ये कपड़ा पहनने को क्यों कह रही हैं? वह भी इतना गंदा और भीगा हुआ। मैं ये कपड़ा कभी नहीं पहनूंगी। तब माँ ने गंभीर आवाज में कहा, मैं भी यही कपड़ा पहनती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। क्योंकि तुम्हारे ससुर एक बेटा ही चाहते थे और यह इस घर की रीत है। कुछ भी हो, पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। तुम्हारे ससुर पहले ही कह चुके हैं कि इस घर में पहला संतान लड़का ही होना चाहिए, ताकि वंश बना रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने मायके जाने के लिए तैयार रहना।
मेरे बेटे के लिए बेटियों की कोई कमी नहीं होगी। माँ की बात सुनकर मैं सन्न रह गई। इतनी कड़ी बातें पिताजी कैसे कह सकते हैं। मैं रोने लगी तो माँ ने चिल्लाकर कहा, चुपचाप ये कपड़ा पहन लो, और बिना कुछ और बोले वहां से चली गईं। मैं अजीब नजरों से उस पुराने, फटे काटे, बदबूदार कपड़े को देखती रही, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया, कुछ भी हो जाए, मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगी। मैं कमरे में लेटी थी कि अचानक बाहर से एक आवाज आई। मैं डर गई, क्योंकि घर में इस समय मैं और माँ के अलावा कोई नहीं था। मैं हिम्मत करके उठी और बाहर देखने गई। आज भी ठीक पिछली बार की तरह माँ खाने से भरी थाली लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, इसलिए मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी। माँ अपने कमरे में जाकर खाने की थाली मेज पर रख दी। मैं खुद को छिपाकर देखने लगी। माँ कमरे के चारों ओर देखकर बिस्तर के नीचे से एक डिब्बा निकालकर उसे खोलने लगी। डिब्बा खुलते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस डिब्बे में रखी चीजें देखकर मैं स्तब्ध रह गई। पूरा डिब्बा तरह तरह के खिलौनों और उसके कपड़ों से भरा था। माँ ने वहां से एक खिलौना निकालकर डिब्बा बंद कर दिया। मैं बहुत ही हैरानी से ये सब देख रही थी। इसके बाद माँ अलमारी के पास गईं और उसे खोलने लगीं। जैसे ही माँ ने अलमारी का दरवाज़ा खोला, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने अलमारी का दरवाज़ा एक तरफ धकेला तो वहाँ एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। ये देखकर डर से मेरा सीना कांपने लगा। माँ उस रास्ते से आगे बढ़ती गईं। मैं भी डरते डरते उनके पीछे पीछे चली और छिपकर उन्हें देखने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। माँ उस रास्ते से चलते चलते एक छोटे से कमरे में पहुंच गईं। मैं दीवार की आड़ में छिपकर उन्हें देखने लगी। यहाँ जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आंखें जैसे बाहर निकल पड़ने वाली थीं। मैं एकदम पत्थर की तरह जड़ हो गई। माँ एक 15 साल की लड़की को खाना खिला रही थीं। उस लड़की को देखकर अजीब सा डर लग रहा था। ये सब देखकर मैं इतनी कांपने लगी कि गिर ही पड़ती, लेकिन किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी आहट सुनते ही माँ तुरंत पीछे मुड़ी। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। मुझे देखकर वह घबराहट से भर गईं, और यह साफ था कि उन्हें पता चल गया है कि मैंने उनका गुप्त राज देख लिया है। माँ ने खुद को संभालते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। उन पर मुझे भयंकर गुस्सा आया। वो कितने समय से ये सब खेल खेल रही थीं। मैंने कांपती आवाज में उनसे पूछा, ये लड़की कौन है और आप इसे यहाँ इस तरह छुपाकर क्यों रखी हुई हैं? माँ बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रह गईं। मैंने फिर माँ से पूछा, आप चुप क्यों हैं? ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अब आप मुझे पूरा सच बताएं, नहीं तो मैं पापा को फोन करके सब बताऊंगी और उन्हें अभी यहीं बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर सासू माँ रोने लगी। मेरी धमकी काम कर गई थी। माँ ने पूरी सच्चाई बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरे मायके में बहुत गरीबी थी और तुम्हारे ससुर का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। वो हमेशा अपनी मर्जी से चलते हैं। शादी के बाद उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला। शादी के 2 महीने बाद ही वो बच्चा होने की जिद करने लगे। वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हमेशा कहते, मुझे बेटा चाहिए जो हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाए। जब कुछ दिनों तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तब राहुल के पापा मुझे बांदा कहकर दिन रात ताने देते थे। मैं बहुत तनाव में रहती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सास मुझे एक साधु के पास लेकर गईं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक मंदिर में लगातार 15 दिन गरीबों को अन्नदान करना होगा। मैं रोज वहां जाती रही। एक दिन वहां से लौटते समय मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास देखकर मैंने देखा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी मेरी नज़र सड़क किनारे पड़े एक छोटी लड़की पर पड़ी। मैंने उस लड़की को गोद में उठाया और सोचा, कौन है ये दुर्भाग्यशाली जिसने इस लड़की को यहाँ इस तरह छोड़ दिया। मैं इसे घर ले जाऊं। शायद ये लड़की भगवान का मेरे लिए उपहार थी। मैंने उसे सबके सामने छुपा रखा है। इसमें एक अद्भुत शक्ति है। जो भी इसका हाथ पकड़ता है, उसका धन संपत्ति बढ़ जाती है। यह मैंने खुद जांचा है। जब भी आई वह लड़की गीले कपड़े को छूती है, तो हमारे घर की संपत्ति और धन में वृद्धि होती है। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे छुपाकर रखती थी। अगर मैं कभी राहुल के पापा के सामने इस लड़की के बारे में बात करती,
तो वो गुस्सा होकर कहते, लड़की केवल नाक काटने के लिए पैदा होती है, मुझे लड़की नहीं चाहिए। मुझे बस एक बेटा चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। उनकी ऐसी सोच देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वह लड़की बड़ी हुई, मेरे मन की सोच में बदलाव आने लगा और हमारा व्यवसाय भी बचाना था। मैंने कहीं सुना था कि ऐसे बच्चों की हर प्रार्थना भगवान पूरी करते हैं। मैंने इस लड़की के माध्यम से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करवाई थी, लेकिन मन में एक अजीब डर रहता था कि यह लड़की किसी के सामने न आए। इसलिए मैंने इस मामले को सबके सामने छुपा रखा। जो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया है वह इस लड़की ने मुझे राहुल के जन्म के समय दिया था। ये लड़की तुम्हारे पति के उम्र में भी बड़ी है, लेकिन देखने में छोटी लगती है। राहुल के जन्म के समय इसकी उम्र लगभग 6 साल थी। तभी से इसके हाथ में यह अद्भुत शक्ति दिखने लगी। मेरे विवाह के 8 साल बाद राहुल का जन्म हुआ। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला और सबके सामने छुपाकर रखा। ये बात कोई नहीं बता सकता, वह केवल सुन सकती है। उसका मन अब भी बच्चे जैसा है। उसने तुमसे सब कुछ छुपा रखा क्योंकि अगर तुम किसी को बता देती और तुम्हारे ससुर को पता चल जाता तो वह बहुत गुस्सा हो जाते। यही वजह थी कि तुम्हें यह नहीं बताया गया, और मैं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ न हो, इसलिए मैंने वो कपड़ा तुम्हें दिया। सासू माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। हम लड़कियां क्या सच में अपने ससुर की सोच में इतनी छोटी हैं कि इंसान हमें जन्म देने में डरता है? क्या केवल बेटा पैदा करना ही एक महिला का जीवन लक्ष्य बन जाता है? अगर महिला बेटियां पैदा करती है तो उसे जीवन भर ताने दिए जाते हैं। मैंने उन्हें गलत समझा, इसलिए सासू माँ से माफ़ी मांगी। हम बात कर रहे थे कि अचानक फ़ोन बजा और खबर मिली कि मेरे पति राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर बेकार हो गए हैं। ये सुनकर मेरी हालत मानो ठनक सी गई और सासू माँ भी बेहोश हो गईं। मेरे ससुर की हालत भी बहुत खराब थी। उनका सारा अहंकार और बेटे का अहंकार अब धूल में मिल चुका था। भगवान ने उन्हें अहंकार की सजा दी। मैंने अपने भाग्य को स्वीकार किया क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अपने पति को इस हालत में देखकर सासू माँ सहन नहीं कर पाईं, वो बहुत बीमार होने लगी। मैंने उस लड़की को उस कमरे से बाहर निकालकर अपने पास रखना शुरू किया। मुझे उस लड़की के प्रति अलग तरह का स्नेह होने लगा। मैं उसकी बहुत देखभाल करती थी। घर की टूट-फूट स्थिति देखकर मैं सोचती थी कि इंसान मरने के बाद उसका अहंकार कहाँ जाता है। जो लोग बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं उनका जीवन सुखमय नहीं रहता। आप लोग लड़कियों के प्रति ऐसे शब्द का भी न बोलें जो बाद में आपके लिए आजीवन सजा बन जाएं। जो लोग लड़की को खराब समझते हैं वे नहीं सोचते कि वही लड़की आपको इस दुनिया में लाई है, अपनी माँ बनकर आपको बड़ा किया है, आपकी बेटी बनकर आपकी सहारा बनी है और बहू बनकर आपके परिवार की रक्षा करती है। हमारे देश की लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। जो लोग बेटों पर गर्व करते हैं और लड़कियों की हत्या के बारे में सोचते हैं उनका अहंकार मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि अहंकार एक ऐसा सांप है जो पहले उसी को काटता है जिसने इसे पाल रखा है। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि लड़कियों को कभी बेटों से छोटा न समझें। लड़कियां अनमोल रत्न हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।